तो आज का हमारा विषय है फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब वित्तीय बाजार। ये एक ऐसी दुनिया है जो सच कहूं तो काफी जटिल लगती है। हाँ, और अक्सर लोग इसके बड़े बड़े नामों से ही डर जाते हैं। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज इन दस्तावेजों के जरिए इस पूरी व्यवस्था को परत दर परत खोलना है। और सिर्फ परिभाषाएं नहीं, बल्कि ये समझना है कि पैसा कैसे एक आम इंसान की बचत से निकलकर देश की सबसे बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये फाइनेंशियल मार्केट है क्या? मतलब क्या ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी कोई एक बिल्डिंग है या कुछ और है? वो इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, वित्तीय बाजार एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम? हाँ, सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, मतलब सेवर्स, और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, जैसे कोई कंपनी जिसे नई फैक्ट्री लगानी है। या फिर सरकार जिसे सड़कें बनानी है? बिल्कुल। तो ये बाजार इन दोनों को मिलाने का काम करता है, और इसका सबसे बड़ा काम है पारदर्शिता से चीजों की कीमत तय करना। ठीक है। तो ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को सही दिशा देने वाली एक पूरी व्यवस्था है। एकदम सही। हमारे दस्तावेजों में एक बहुत साफ वर्गीकरण दिया गया है। सिक्योरिटीज के मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर, मतलब वो कितने समय में पूरी होंगी, इसके आधार पर बाजार को दो हिस्सों में बांटा गया है। जी, और ये बंटवारा समझना सबसे जरूरी है क्योंकि यहीं से पूरी कहानी साफ होती है। अच्छा। पहला है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, मतलब 1 साल से कम के लिए। और दूसरा? और दूसरा है कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। ये दो आप कह सकते हैं अलग अलग दुनियाएं हैं, जिनके खिलाड़ी, मकसद और उपकरण सब अलग हैं। तो चलिए इसी वर्गीकरण के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और पहले मनी मार्केट की दुनिया में उतरते हैं। ये शॉर्ट टर्म जरूरतें कैसी होती हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये बाजार कंपनियों और सरकारों के रोजमर्रा के खर्चों, मतलब वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करता है। जैसे? मान लीजिए एक बड़ी कार कंपनी को अगले 3 महीने के लिए टायर खरीदने हैं या अपने हजारों कर्मचारियों को सैलरी देनी है। अब इसके लिए वो कोई 20 साल का लोन तो नहीं लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे छोटी अवधि के लिए फटाफट पैसा चाहिए। बस यही मनी मार्केट काम आता है। और क्योंकि ये सब कुछ छोटी अवधि के लिए होता है तो जाहिर है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मतलब पैसे को कैश में बदलना आसान होगा। हाँ, लिक्विडिटी ही मनी मार्केट का दूसरा नाम है। इसीलिए इसे कैश बाजार भी कहते हैं। निवेशक इसमें अपना पैसा सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जरूरत पड़ने पर वो इसे तुरंत निकाल सकते हैं। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था का हाई स्पीड ट्रांजैक्शन लेन है। भारत के बारे में एक खास बात ये सामने आती है कि यहाँ मनी मार्केट भी दो तरह का है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये क्या है? ये हमारे देश की सच्चाई दिखाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जिस पर आरबीआई और सेबी जैसे नियामकों की नजर है। अच्छा, सारे बड़े बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड सब इसी में आते होंगे? जी, यहाँ हर चीज नियम और कानून के दायरे में होती है। और अनऑर्गेनाइज्ड? वो पारंपरिक व्यवस्था है जो ज्यादातर भरोसे पे चलती है, जैसे स्थानीय साहूकार या फिर शहरों में चलने वाली कमेटी। हाँ, चिट फंड्स। बिल्कुल, ये रजिस्टर्ड नहीं होते और इन पर किसी नियामक की सीधी निगरानी नहीं होती। लेकिन ये भी छोटी अवधि के लेन देन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पहुंच शायद बैंकों तक नहीं है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं उन उपकरणों पर जिनके नाम अक्सर अखबारों में दिखते हैं। सबसे पहला है कॉल मनी। सुनने में ऐसा लगता है जैसे फोन पर पैसे मांग रहे हो। कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन ये कॉल सिर्फ बैंक एक दूसरे को करते हैं। अच्छा। कॉल मनी असल में बैंकों का अपना एक दूसरे से उधार लेने देने का ओवरनाइट मार्केट है, मतलब एक रात से लेकर 14 दिन तक के लिए। सिर्फ एक रात के लिए भी? हाँ, ज्यादातर एक रात के लिए ही होता है। बैंक इसका इस्तेमाल अपनी तात्कालिक कैश की जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं, जैसे आरबीआई के पास जरूरी कैश रिजर्व बनाए रखना। तो अगर शाम को किसी बैंक के खाते में कैश कम पड़ गया तो वो फोन उठाकर दूसरे बैंक से उधार मांग लेता है जिसके पास ज्यादा कैश पड़ा हो। बिल्कुल, और जिस ब्याज दर पर ये लेन देन होता है उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये रेट बाजार में कैश की कमी या अधिकता के हिसाब से, मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से, हर घंटे बदलता रहता है। हर घंटे? जी, ये आरबीआई के लिए एक थर्मोमीटर जैसा है।
अगर ये रेट अचानक बहुत बढ़ जाता है तो आरबीआई समझ जाता है कि बैंकिंग सिस्टम में कैश की कमी है। और उसे बाजार में पैसा डालना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था का एक लाइव ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। वाह। अगला नाम है ट्रेजरी बिल या टी बिल। इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई जारी करता है। हाँ, ये सरकार के लिए छोटी अवधि का उधार है। एक मिनट, अगर ये इतने ही सुरक्षित है तो फिर हर कोई अपना पैसा टी बिल्स में ही क्यों नहीं डाल देता? बैंकों की एफडी या म्यूचुअल फंड्स में क्यों कोई निवेश करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब रिस्क बनाम रिवॉर्ड में छिपा है। टी बिल्स में रिस्क लगभग शून्य है क्योंकि इनके पीछे भारत सरकार की गारंटी है। सही बात है। लेकिन जहां रिस्क जीरो होता है वहां रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं होता। ये काम कैसे करते हैं ये भी अनोखा है। ये डिस्काउंट पर जारी होते हैं। डिस्काउंट पर मतलब? मान लीजिए आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला टी बिल 97 रुपए में खरीदा। ठीक है। 91 दिन बाद सरकार आपको पूरे 100 रुपए देगी। वो जो 3 रुपए का फर्क है वही आपकी कमाई है। अच्छा, तो इस पर अलग से कोई ब्याज नहीं मिलता? इसीलिए इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। एकदम, ये उन निवेशकों के लिए बेहतरीन है जिन्हें अपना पैसा कुछ समय के लिए बस सुरक्षित पार्क करना है, ना कि उससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना है। समझ गया। एफडी या म्यूचुअल फंड में इससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन साथ में थोड़ा ज्यादा रिस्क भी होता है। बिल्कुल। ठीक है। अब कुछ और नाम हैं जो अक्सर एक साथ सुनाई देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सीडी कहते हैं, और कमर्शियल पेपर यानी सीपी। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? ये दोनों टी बिल के कजिन्स जैसे हैं, बस इन्हें जारी करने वाले और इनके मकसद अलग-अलग हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी बैंक जारी करते हैं। बैंक क्यों? जब बैंकों को थोड़े समय के लिए बड़ी रकम चाहिए होती है तो वो सीडी जारी करते हैं। आप इसे एक तरह की बड़ी एफडी समझ सकते हैं जिसे बाजार में बेचा भी जा सकता है। और कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर यानी सीपी बड़ी और अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियां जारी करती हैं। अच्छा, कंपनियां? हाँ, सोचिए किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को अपनी फैक्ट्री के लिए 3 महीने के लिए पैसा चाहिए। हाँ। वो बैंक से लोन लेने के बजाय सीपी जारी कर सकती है, जो अक्सर उसे सस्ता पड़ता है। तो ये कंपनियों के लिए बाजार से सीधे शॉर्ट टर्म पैसा उठाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। जी। तो ये तो हुई छोटी-मोटी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की बात। ये सब अर्थव्यवस्था के पहियों में तेल डालने जैसा है, ताकि वो रोज घूमते रहें। अच्छा उदाहरण है। लेकिन अगर सरकार को कोई 20 साल लंबा एक हाईवे बनाना हो, उसके लिए तो 91 डे का टी बिल काम नहीं आएगा। नहीं आएगा। और यहीं पर बाजार का दूसरा और ज्यादा ग्लैमरस हिस्सा सामने आता है, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार। हाँ, ये मैराथन दौड़ने वालों का बाजार है। जब किसी कंपनी को एक नया कारखाना लगाना हो या सरकार को एक नया एयरपोर्ट बनाना हो, तो उन्हें लंबे समय के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। ये जरूरत कैपिटल मार्केट से पूरी होती है। और इसके सबसे जाने पहचाने खिलाड़ी हैं शेयर्स या स्टॉक्स। दस्तावेज कहता है कि शेयर किसी कंपनी में मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप का एक हिस्सा है। हाँ, जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कागज नहीं खरीद रहे होते हैं, आप उस कंपनी के भविष्य में, उसके मुनाफे और नुकसान में एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। तो इसमें ब्याज नहीं मिलता? नहीं, आपको ब्याज नहीं बल्कि डिविडेंड मिलता है, जो कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है। अगर कंपनी रॉकेट की तरह आगे बढ़ी तो आपके निवेश की कीमत भी बढ़ेगी, और अगर डूब गई तो पैसा भी डूब सकता है। हाँ, यही इसका रोमांच और जोखिम है। शेयरों के अलावा उधार लेने के भी साधन है, बॉन्ड और डिबेंचर। ये दोनों नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। दोनों ही एक तरह के लोन हैं, तो इनमें फर्क क्या है? इनमें एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी अंतर है, जो सीधे सीधे निवेशक के रिस्क से जुड़ा है। अच्छा। डिबेंचर ज्यादातर मतलब वो अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड? इसका मतलब है कि उनके पीछे कंपनी की कोई संपत्ति गारंटी के तौर पर नहीं रखी जाती। ये सिर्फ कंपनी की साख और रेपुटेशन पर आधारित एक वादा है। तो इसका मतलब एक निवेशक के तौर पर बॉन्ड हमेशा डिबेंचर से ज्यादा सुरक्षित होता है? आमतौर पर हाँ, बॉन्ड्स अक्सर सिक्योर्ड होते हैं, यानी उनके पीछे कंपनी की कोई संपत्ति जैसे कोई बिल्डिंग या मशीनरी गारंटी के तौर पर रखी जाती है। अच्छा। अगर कल को कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उस संपत्ति को बेचकर पहले बॉन्ड धारकों का पैसा चुकाया जाएगा, डिबेंचर वालों का नंबर बाद में आएगा। इसीलिए शायद डिबेंचर पर ब्याज थोड़ा ज्यादा मिलता होगा रिस्क की भरपाई के लिए। बिल्कुल सही। अब कुछ ऐसे उपकरणों की बात करते हैं जो आजकल छोटे निवेशकों में बहुत लोकप्रिय हैं, म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। ये दोनों आम इंसान के लिए बाजार में उतरने का सबसे आसान रास्ता है। वो कैसे?
इन्हें ऐसे समझें कि बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पूरे पैसे को उनकी तरफ से अलग अलग शेयरों और बॉन्ड्स में लगाता है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास रोज रोज शेयर बाजार को ट्रैक करने का समय या जानकारी नहीं है। जी। तो फिर ETF और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क इनके खरीदने बेचने के तरीके में है। म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री दिन में सिर्फ एक बार होती है। कब? बाजार बंद होने के बाद उसकी नेट एसेट वैल्यू यानी NAV पर, जबकि ETF एक सामान्य शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। मतलब उसे दिन में कभी भी खरीद बेच सकते हैं। हाँ, बाजार के चलते समय खरीद और बेच सकते हैं और उसकी कीमत मांग और आपूर्ति के हिसाब से हर सेकंड बदलती रहती है। अच्छा, तो ETF में शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों की खूबियां हैं? एक तरह से हाँ। अच्छा, अब हमारे दस्तावेज बाजार के वैश्विक रूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें डिपॉजिटरी रसीदों यानी डिपॉजिटरी रिसीट्स का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये स्टॉक्स के लिए एक तरह का पासपोर्ट है। पासपोर्ट? हाँ, इसके जरिए एक देश की कंपनी के शेयर किसी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका में बैठा कोई निवेशक भारत की किसी बड़ी IT कंपनी में निवेश करना चाहता है, लेकिन वो सीधे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बिक्री नहीं करना चाहता। तो वो क्या करेगा? ऐसे में एक बड़ा बैंक भारत में उस कंपनी के हजारों शेयर खरीदकर अपनी तिजोरी में रख लेता है और उन शेयरों के बदले में वो अमेरिकन बाजार में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी ADRs जारी कर देता है। अच्छा। अब अमेरिकी निवेशक इन ADRs को डॉलर में आसानी से खरीद बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो एप्पल या गूगल के शेयर खरीदते हैं। तो ये भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से पैसा जुटाने का एक शानदार तरीका हुआ। बिल्कुल। और आखिर में एक ऐसा साधन है जिसका नाम मुझे हमेशा से थोड़ा पेचीदा लगा है, पार्टिसिपेटरी नोट्स या P नोट्स। सुनने में आता है कि इन पर बहुत विवाद होता है। आखिर इनमें ऐसा क्या है कि रेगुलेटर की नींद उड़ी रहती है? हाँ, ये हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है। P नोट्स का इस्तेमाल वो विदेशी निवेशक करते हैं जो भारतीय नियामक यानी सेबी के साथ सीधे रजिस्टर नहीं होना चाहते। तो वो कैसे निवेश करते हैं? वो एक रजिस्टर्ड विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FII के पास जाते हैं, उसे पैसा देते हैं और वो FII उनकी तरफ से भारतीय बाजार में निवेश करता है। बदले में ये FII उस निवेशक को एक P नोट जारी कर देता है। तो इसमें समस्या क्या है? पैसा तो आ ही रहा है। समस्या है गुमनामी, अनोनिमिटी। इस व्यवस्था से ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि भारतीय बाजार में लगा हुआ असली पैसा किसका है। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये नहीं पता चलता कि निवेशक कौन है, कहाँ से है। बिल्कुल, और इसी गुमनामी की वजह से हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि कहीं इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध पैसे को सिस्टम में लाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। समझ गया। इसीलिए सेबी ने पिछले कुछ सालों में P नोट्स को लेकर नियम बहुत सख्त कर दिए हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने बाजार की परिभाषा से शुरुआत की, फिर मनी मार्केट के हाई स्पीड शॉर्ट टर्म लेन देन को समझा और आखिर में कैपिटल मार्केट के लॉन्ग टर्म बड़े सपनों वाले निवेशों की पड़ताल की। हाँ। और सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये बाजार अर्थव्यवस्था की सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली की तरह है। ये बचतकर्ताओं से पैसा लेकर उसे उन परियोजनाओं और कंपनियों तक पहुंचाते हैं जिन्हें विकास के लिए इसकी जरूरत है। हर उपकरण, चाहे वो एक रात का कॉल मनी हो या 30 साल का सरकारी बॉन्ड, इस बड़ी मशीनरी में अपना एक खास और जरूरी पुर्जा है। बिल्कुल। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And